जब पूरा भारत सो रहा होता है, एक जगह ऐसी है जहां नया दिन शुरू हो चुका होता है। ये है डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश। इधर हमारे राम मंदिर के रखवालों ने भाई चंदा लूट लिया और उधर चाइना ने मोदी जी के नाक के नीचे से अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हड़प लिया। बताओ भाई, ये लोग बातें करते थे भाई कांग्रेस के टाइम की सिक्योरिटी की, और अब खुद के नाक के नीचे से भाई चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हड़प लिया और इनको पता भी नहीं चला। पहले इल्जाम था कि भाई हमारे इंडिया का कुछ नया हिस्सा उन्होंने ले लिया, बट हमारे मिलिट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब एनडीटीवी की रिपोर्ट आई तब पूरा सच सामने आ गया। देखो भाई, एनडीटीवी के रिपोर्ट पे मुझे कुछ खास भरोसा है नहीं, लेकिन आप खुद मैप में जाकर देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है। तो इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड लैंड है, वहाँ चाइना अपने आम लोगों को बसा रहा है। वहाँ पर परमानेंट इंफ्रा आकर भाई नए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और ये सब किया जा रहा है क्योंकि भाई ग्राउंड फैक्ट्स को पूरी तरह बदल दिया जाए और उस हिस्से पे पूरी तरह चाइना का दबाव हो। हमारे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है। ये कहना है वहां के ट्राइब का, जिसको हम नाहा ट्राइब बोलते हैं। लेकिन इस नाहा ट्राइब को इस बात का पता कैसे चला? अब क्योंकि ये ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसके काफी पास में रहती है, और ये लोग वहीं के जंगलों में हंटिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स उगाते हैं जो कि दवाइयों में काम आते हैं, और साथ में कुछ सीजनल खेती भी करते हैं, और यही सब इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है कुल मिलाकर। तो इन्हीं लोगों का कहना है कि चाइना इंडिया में काफी अंदर तक आ गया है, जिसकी वजह से ये लोग अपने पालतू जानवरों को घास चराने भी नहीं लेके जा पा रहे हैं। ऊपर से इनका कहना है कि चाइना के अंदर आने की वजह से इनको खेती करने के लिए जमीन भी कम पड़ रही है, और ये चीज रातों रात इतनी बढ़ गई कि हमारी आर्मी को सामने आना पड़ा क्लैरिफाई करने के लिए, जिसमें हमारी आर्मी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सेफ और इंटैक्ट है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इन ट्राइबल्स लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा या फिर ये लोग सच बोल रहे हैं? 60 किलोमीटर चाइना आ गया, सोनसारी में डंटवा ठूस के आया है, बना लिया है कैंप। अगर बीजेपी प्रवक्ता अपने बाप का पैदाइश होगा ना, जो कहा है उससे जाकर कहिए कि सोनसारी में 60 किलोमीटर जो है अंदर आया कि नहीं चाहिए। ये हम कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो बीजेपी के जिसने प्रवक्ता ने कहा वो सामने कह कि 60 किलोमीटर नहीं है, मैं ऑन जीरो ग्राउंड पे लेकर चलूंगा। उसको पता है कि मजा कहाँ है, उसको पता है गऊ कहाँ है, उसको पता है कि आपको जो है लंचू कहाँ है, उसको पता है कि पीसा कहाँ है। बैठ के जो है स्टूडियो में बीजेपी के बोल दिया कर दिया, हो जाएगा। डरवाने धमकाने चलेगा। जीरो पे ग्राउंड पे जीरो है, जीरो जिसको जीरो बोलता है, ठीक है। इन गंवारों से क्या पूछिएगा, एसी में बैठ के बयान देने से चलेगा? इस देश को गुमराह करने वाले। आज इस देश को अगर कोई बदल रहा है तो मीडिया बदल रही है, डिजिटल मीडिया बन रही है, यूट्यूब बदल रहा है, सोशल मीडिया के जो नौजवान है वो अगर आवाज ना हो तो ये दलाल मीडिया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, जिस कारण सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही जाती हैं। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के यहाँ बालांगू या कीबिथू नाम का एक जगह है, वो सबसे ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से के साथ सीमा बनाता है। एक यहाँ भूटान के साथ, ऊपर में चाइना के साथ, और इधर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। 3 देशों से ये सीमा बना देता है यहाँ पर, और ये सबसे पूर्वी स्टेट है। अब हम इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये इस तरह से इसका नक्शा दिखता है। शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि आसाम से अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल किया जाता था। ये आसाम है, आसाम इसे अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करता था एज एक एजेंसी के तौर पर। और अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। एक समय धीरे धीरे गया कि अरुणाचल, आसाम को बड़ा मुश्किल होने लगा अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना। इसलिए केंद्र सरकार ने 1972 में अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर में ले लिया, जिसका नाम हो गया यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका नाम नेफा से बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया। तो इस तरह से तो अरुणाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद धीरे धीरे वहां के लोगों को डिमांड होने लगा, भाई हमारे पास हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी हमको? जैसे लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी भैया एक स्टेट दो, या फिर हमको असेंबली यहाँ पे। लद्दाख के लोगों का तो खैर कंप्लीट स्टेट की मांग नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी विद असेंबली मांग रहे हैं। तो 1987 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया, और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बन गया, और ईटानगर उसकी राजधानी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। रीजन का पूरा पहाड़ी एरिया, अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट पहाड़ है। डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई, बूम, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं सब, ये सब यहाँ पे भरे हैं। सब चाय पत्ती वगैरह यहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी थी, इसको समझ गया। अब हम लोग आते हैं करंट सिनेरियो पे। हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक रूप अर्थात सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। वही अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कई पार्ट में, कुछ इस पार्ट्स में है यहाँ पर और कुछ इस पार्ट में है। 1914 में यहाँ एक रेखा खींची गई जिसका नाम था मैकमोहन लाइन, और यही
अरुणाचल प्रदेश में चाइना और भारत की सीमा निर्धारित करती है। हालांकि उस समय यहाँ एक देश हुआ करता था, नाम था उसका तिब्बत। तो यह रेखा तिब्बत के साथ खींची गई थी। बाद में चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना कहता है कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। तो भारत को बोलना चाहिए कि भैया तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। जब बेटा तुम्हारा नहीं तो तुम पोता पे क्लेम कैसे कर सकते हो? तो तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि दक्षिणी तिब्बत, साउदर्न तिब्बत अरुणाचल प्रदेश? तो चलिए सीधे आज के इस बेहद अहम मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार जो विवाद खड़ा हुआ है वो काफी गंभीर है। ये पूरा मामला नाह वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाए गए कुछ सनसनीखेज दावों के बाद शुरू हुआ, जिसमें ताकसिंग क्षेत्र में कथित चीनी गतिविधियों की बात कही गई है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे, हमें दावों और हकीकत के बीच के फर्क को समझना होगा। एक तरफ स्थानीय लोगों के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार और भारतीय सेना ने किसी भी नई सत्यापित घुसपैठ से साफ इनकार किया है। आज के इस विश्लेषण में हम अफवाहों से परे जाकर इन्हीं सत्यापित तथ्यों और जमीनी हकीकत को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ताकसिंग विवाद, फिर इस पूरे सीमा विवाद का इतिहास, उसके बाद सैन्य रणनीति, फिर LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा का पेच, और आखिर में हम बात करेंगे भविष्य के खतरों की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ताकसिंग विवाद। आखिर स्थानीय स्तर पर क्या दावे किए जा रहे हैं और आधिकारिक रुख क्या है? अब जरा इस दावे पर गौर कीजिए। इस पूरी हालिया बहस को जिस चीज ने जन्म दिया है वो है नाह वेलफेयर सोसाइटी का ये आरोप। उनका कहना है कि ओमीपिंग और पानियार जैसे क्षेत्रों में, जो कि उनकी पारंपरिक चारागाह और कृषि भूमि है, वहां पिछले 6 वर्षों से विदेशी सैन्य उपस्थिति है। आपको ये समझना होगा कि ये दावे उन स्थानीय नागरिक समूहों की तरफ से आ रहे हैं जो अपनी पुश्तैनी जमीनों तक पहुंच ना मिल पाने की वजह से बेहद चिंतित हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो अपुष्ट स्थानीय दावे हैं जो बुनियादी ढांचे के निर्माण और जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है भारत सरकार और भारतीय सेना का बेहद स्पष्ट आधिकारिक रुख। वे किसी भी नई पुष्ट घुसपैठ से पूरी तरह इनकार करते हैं। ये विरोधाभास अपने आप में दिखाता है कि जमीनी स्तर की धारणाओं और राज्य के आधिकारिक बयानों के बीच कितनी बड़ी खाई है। अब इस आधुनिक टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 2, विवाद का इतिहास और इस संघर्ष की असली जड़ें। ये विवाद रातों रात शुरू नहीं हुआ है। इसकी जड़ें 1914 के शिमला समझौते और मैकमोहन लाइन से जुड़ी हैं। अब चीन इस लाइन को सिरे से खारिज करता है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि तिब्बत एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य नहीं था, इसलिए उसके पास किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार ही नहीं था। और अगर आप हाल के सालों पर नजर डालें, 2017 से लेकर 2024 तक चीन ने लगातार कई जगहों के नाम बदले हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से उस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करने की एक सोची समझी चाल है। इस विवाद में दोनों देशों के बिल्कुल विपरीत रुख स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भारत की कानूनी और आधिकारिक स्थिति 100% स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट राज्य है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत चीन इस पूरे क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत मानता है, जिसे वे जंगनान कहते हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तर्क बेहद मजबूती से दुनिया के सामने रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे इलाके में तवांग इतना अहम क्यों है? तवांग सिर्फ पहाड़ों के बीच बसा कोई आम शहर नहीं है। इसका धार्मिक महत्व बहुत विशाल है। यहाँ प्रसिद्ध तवांग मठ है और इसका दलाई लामा के साथ एक गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव है। लेकिन सिर्फ धर्म ही नहीं, इसकी ऊंचाई और रणनीतिक स्थिति इसे सैन्य दृष्टिकोण से भी एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट बना देती है। यही वजह है कि ये हमेशा एक भू राजनीतिक फ्लैश पॉइंट बना रहता है। तो अब बात करते हैं भाग 3 की, सैन्य रणनीति और इन अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली सामरिक नीतियां। आपने शायद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सलामी स्लाइसिंग या ग्रे जोन रणनीति का नाम सुना हो। इसका मतलब होता है जमीन पर ऐसे बहुत ही छोटे, धीरे धीरे उठाए गए कदम जो इतने बड़े या आक्रामक नहीं होते कि उनसे सीधा युद्ध भड़क जाए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वे जमीनी हकीकत को पूरी तरह बदल देते हैं।
हालांकि हमें यह स्पष्ट रखना चाहिए कि यह भू राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा दी गई एक थियरी है जिसे वे यहाँ की स्थिति को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह किसी देश के इरादे का कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। इस रणनीति को समझने के लिए शियाओकांग या जिन्हें दोहरे उपयोग वाले सीमावर्ती गांव कहा जाता है, उनका उदाहरण लिया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सीमा के दूसरी ओर ऐसे गांव बसाए जा रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि जो चीज़ शुरुआत में सिर्फ एक नागरिक बुनियादी ढांचे के रूप में दिखती है, वो असल में भविष्य में सैन्य, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं का मजबूत आधार बन सकती है। भारत की चिंताओं का एक बड़ा कारण यही ड्यूअल यूज यानी दोहरा उपयोग है। और ये बात इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हिमालय जैसे इलाके में युद्ध या सैन्य तैनाती कितनी मुश्किल है। अत्यधिक ऊंचाई, कंपा देने वाली ठंड और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन की कमी। ऐसे हालात में सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन नहीं बल्कि मौसम और रास्ता होता है। आपकी आपूर्ति श्रृंखला बेहद नाजुक होती है। जरा सोचिए, ऐसे दुर्गम इलाके में अगर कोई एक नई सड़क, पुल या सुरंग बन जाए तो वो रातों रात दोनों पक्षों के बीच शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट सकती है। भाग 4 वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और सीमा प्रबंधन की जटिल हकीकत। इन झड़पों को समझने के लिए ये अंतर समझना बिल्कुल आवश्यक है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? वो नक्शे पर खींची गई एक स्पष्ट रेखा होती है जिसे दोनों देश मानते हैं। लेकिन LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा वैसी नहीं है। ये जमीन पर एक ऐसी रेखा है जिसे लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी अलग धारणाएं हैं। जब गश्त लगाने वाली सेनाएं इन अपरिभाषित बिंदुओं पर आमने सामने आती हैं और दोनों को लगता है कि वे अपने ही इलाके में हैं, तो जाहिर है टकराव की स्थिति बन ही जाती है। अब जाहिर है भारत भी इस पूरी स्थिति में चुपचाप नहीं बैठा है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया बहुत ही व्यापक रही है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO दिन रात सीमा पर सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा रहा है। वायुसेना के लिए नए एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती और आधुनिक सर्विलेंस तकनीक का इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। तो इन सब का अंजाम क्या हो सकता है? भाग 5 भविष्य के खतरे और आगे का रास्ता। देखिए, जब हम नक्शों और सेनाओं की बात करते हैं तो अक्सर हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो असल में वहां रहते हैं। मोनपा, आदि, निशी, अपतानी, तागीन और गालो जैसी स्वदेशी जनजातियों का जीवन सदियों से इन्हीं घाटियों में बसा है। जब भी कोई सीमा विवाद होता है या बुनियादी ढांचे की दौड़ शुरू होती है तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर इन्हीं की संस्कृति, इनकी जमीनों और इनके दैनिक जीवन पर पड़ता है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो जोखिम सिर्फ सेनाओं के आमने सामने आने तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत ही जटिल मैट्रिक्स है। एक तरफ सड़कों और बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की होड़ है, दूसरी तरफ पर्यावरण को होने वाला नुकसान, जलवायु परिवर्तन और जल सुरक्षा जैसे बड़े खतरे हैं। और इन सबके ऊपर है भू राजनीतिक तनाव। जब आप इन तीनों चीज़ों को मिला देते हैं तो ये हिमालय के इस बेहद शांत और नाजुक इकोसिस्टम को एक बेहद अस्थिर और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ तो हिमालय में बुनियादी ढांचे और सैन्यीकरण की दौड़ तेज गति से भाग रही है, लेकिन क्या क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारी कूटनीति और बातचीत की रफ्तार इसके साथ कदम मिला पाएगी? इस बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दे पर अफवाहों से ज्यादा सत्यापित तथ्यों पर ध्यान देना और एक जिम्मेदार समझ विकसित करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।